अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं अली डार। इस वक्त एक बयान खासा डिस्कस हो रहा है। वफाकी वज़ीर हैं और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर हैं राना सनाउल्लाह साहब। उनके दो तीन अहम बयानात सामने हैं, उस पर खासी इस वक्त डिस्कशन चल रही है। हर कोई अपना नुक्ता नज़र पेश कर उस बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है नए सूबों की गूंज खासी है, उस पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि जो 27वीं तरमीम है और नए सूबों के हवाले से हुकूमत है वो मुकम्मल गैर संजीदा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत दी थी, जो उन्होंने पाकिस्तान की खातिर ये दावत दिया कि आएँ मिल बैठें, जो आपके मसले मसाइल हैं वो हमारे साथ शेयर करें, टेबल पर आएँ, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ बैठेंगे नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे, मामला सामने नहीं लाएंगे तो इससे कोई हल नहीं निकलना। मुआशी और सियासी जो मामलात हैं वो इसी तरह से आगे बढ़ने हैं अगर आप हमारे साथ मिलकर मामलात को सुलझाएंगे। इसके अलावा दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार है। 9 मई के मामलात में हम देख रहे हैं कहीं पर जमानतें हो रही हैं, कहीं पर सज़ाएँ भी हो रही हैं, कहीं पर गिरफ्तारियां भी रिसेंटली हम देख रहे हैं अमल में आ रही हैं। तो पीटीआई इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है। क्या करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? क्या मुज़ाकरात की टेबल पर वो आ सकती है या नहीं आ सकती? और एक और भी इससे जुड़ा मामला अहम है, वो ये है कि अपोजिशन लीडर के लिए जो नाम सामने आया है वो है महमूद अचकज़ई का। अच्छा, अब इस नाम को लेकर इस पर भी खासी डिस्कशन चल रही है। पीटीआई के अंदर भी रिफ्ट्स कुछ हैं, कोई इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है और कोई कह रहा नहीं ठीक चूज़ किया है बंदे को, क्योंकि ये वाहिद वो शख्स है जो शायद मफाहमत का रास्ता अपना सकता है या कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान। इसमें कितनी सदाकत है और पीटीआई क्या मफाहमत के रास्ते पर चलेगी या चलना चाहती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमने देखा एनएफसी वार्ड को लेकर सामने आए। तो तमाम तर चीज़ें जो है आज के हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं मुस्लिम लीग नून से नौशीन इफ्तिखार हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहला रज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, जबकि पीटीआई से बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब हमारे साथ हैं। आगाज़ में चाहूँगा शहला साहिबा आपसे करूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानना ज़रूरी है कि नए सूबों की जो गूंज इस वक्त हम सुन रहे हैं उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या अपना मौक़िफ़ रखती है। और ये भी बताइएगा कि हुकूमत जो 27वीं तरमीम और नए सूबों के हवाले से कह रही कि हम मुकम्मल गैर संजीदा, इस बयान को किस तरह से देखती हैं आप? जो ये बात हुई है गैर संजीदा, तो देखिए संजीदगी जब होती, जब ये इनको ज़मीन पर इन पे डिस्कस हो रहा होता कि ये होना है। और चेयरमैन बिलावल ने भी इस बात का स्टेटमेंट दिया था कि हमसे 27वीं तरमीम के ऊपर कोई बात नहीं की गई। इसी तरह अगर कोई लिटमस टेस्ट कर रहा है कि एक फिलर छोड़ दिया जाए, तो ये भी एक बात सबको समझनी चाहिए कि सूबे बनाने का एक आइन में तरीक़ा दर्ज है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसी भी सूबे के वो एक करारदाद मूव करेंगे और 2/3 मेजॉरिटी से अगर वो करारदाद पास हो जाती है तो इस पर डिस्कशन होगी। अब मैं नहीं समझती कि सिंध में तो ऐसे कोई मामलात हैं कि कोई रेजोल्यूशन पेश कर दे। जब एक ज़माने में MQM जो अपने ज़ोरों पे होती थी और उसके 51 मेंबर होते थे और सिंध असेंबली में, तो उस वक्त भी जब ये बात हुई थी तो बाकायदा एक रेजोल्यूशन थी जिस पे MQM ने भी कहा था कि हम नया सूबा नहीं बनाना चाहते। तो सिंध में ऐसी कोई वॉइस नहीं है। इस तरह पंजाब की मैं समझ पंजाब की तरफ से नौशीन भी बता सकती हैं, KP की तरफ से तैमूर साहब बता सकते हैं। तो सूबे में सूबाई असेंबली से इस रेजोल्यूशन का 2/3 मेजॉरिटी में पास होना ज़रूरी है। तो मैं नहीं समझती कि ऐसे कोई मामलात हैं। अब दूसरा सवाल क्या था? ठीक है, दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था 27वीं तरमीम के हवाले से जो कहा जा रहा है कि जी इस पर तो इसकी बात जैसे हम सुन रहे हैं लेकिन हुकूमत इसकी बार बार तरदीद करती है। लेकिन अगर पहले देखें तो हमने देखा कि 26वीं तरमीम के बारे भी यही हुआ था कि पहले तरदीद की गई और फिर रातों रात कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि मामला चेंज हो जाते हैं। शुरू में जब आई तो उसमें कोई 50 से ज़्यादा जो हैं अमेंडमेंट्स थी, लेकिन हमारी पार्टी में रोज़ाना 1 से 2 मीटिंग हमारे चेयरमैन साहब ने हमें भी इंगेज रखते थे और ख़ुद भी उन्होंने मौलाना साहब से जिस तरह से मुलाकातें की और फिर इसको कंडेंस किया गया और उसके बाद 26 तकरीबन नुकात थे जिन पे तरमीम हुई, जिसमें मौलाना साहब का बड़ा किरदार है और
उसके बाद ये हुआ। तो इस तरह से अभी हुकूमत ने ही जो है वो हमारी पार्टी से ऐसी कोई बात नहीं की है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के फीलर छोड़कर अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो सकती, स्पेशली वो पार्टीज़ जो गवर्नमेंट में हैं या गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही हैं। राइट नौशीन साहिबा, ये कहिएगा कि एक तो नए सूबों की जब गूंज देख रहे हैं उस पर आके राना सनाउल्लाह साहब भी उसकी तरदीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम तो उस पर गैर संजीदा हैं, तो ये कहिएगा इस पर क्या पॉलिटिकल मौक़िफ़ आपकी पार्टी का, और कहाँ मामला वो ये है कि मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की वो बात कर रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब भी ये बात कर रहे हैं कि आए मिल बैठे हैं और जो मसले मसाइल हैं वो बातचीत से ही मुमकिन है, लेकिन दूसरी जानिब गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं और PTI सड़कों पर आना चाहती है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने बात की सूबों की, नए सूबों की फॉर्मेशन की। तो जी देखें, आर्टिकल 160 के तहत जो हमने पहले NFC अवार्ड्स में सूबों को खुद मुख्तार किया हुआ है और सूबे अपना काम जो है वो कर भी रहे हैं। उनमें वफाक तो एक सुपरविजन भी कर रहा है और हर चीज़ चल रही है। तो आप जब नए सूबों की बात करते हैं तो पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उनको भी स्टेबल हुए कुछ टाइम हुआ है और वसाइल तादाद वसाइल की ज़रूरत होती है एक सूबे में, जिससे आपके इंतज़ामी अमूर भी चलने हैं, उसकी मशीनरी ने भी चलना है, उसकी गवर्निंग बॉडी भी चलती है, तो उसके लिए बहुत से वसाइल की ज़रूरत होती है। तो ये हवा में तो नहीं बन सकते। तो जब तमाम स्टेक होल्डर्स को, जब जैसे पाकिस्तान के आइन की तश्कील हुई थी, तमाम स्टेक होल्डर्स को लिया गया था, बिठाया गया था, लोगों से राय ली गई थी। तो जब ऐसा कोई सूबे की बनाना शुरू होंगे तो ज़ाहिर बात है वो कानून और आइन के मुताबिक उनकी फॉर्मुलेशन होगी। लेकिन अभी तक, जैसे अभी शाला साहबा भी बात कर रही थी, कि जब ये चीज़ें आएंगी, बात होगी, पार्टी लीडरशिप्स बैठेंगी और मुल्क की सलामती के ज़ेरे गौर और मुल्क के जो लोगों के लिए फलाह के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए जब ऐसी चीज़ें टेबल पे आएंगी, बात होगी, तो मेरा तो ख्याल है कि अगर ये चीज़ें आती हैं तो ये हमेशा जो है लोगों अवाम की जो मद्देनज़र उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनके मुताबिक इनको लेके चलना ज़रूरी है। तो ये जब आएंगी तो उनको देखा जाएगा। दूसरी बात करूंगी मैं कि जो बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने पिछली PDM की गवर्नमेंट में भी की, इंटरिम गवर्नमेंट में भी हम लोग इनके साथ कोशिश करते रहे कि बैठ के बात की जाए। लेकिन PTI का आपको पता है रुख जो है वो सिर्फ सड़कों पर निकल के दहशतगर्दी करके, ब्लैकमेलिंग करके, ज़ोर ज़बरदस्ती करके वो चाहते हैं कि हमारी जो सियासी कंडीशंस हैं उनको मनवा लिया जाए। तो ये कोई ज़िद नहीं है और ना ही कोई गवर्नमेंट इतनी जो है वीक है कि वो आपकी ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त करेगी। और उनका वन पॉइंट एजेंडा रहा है हमेशा से, और वो है कि इमरान खान को छुड़वाना। तो जब आपने रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमों में आपको सजा मिली हुई है, आप सजा याफ्ता हैं, तो उस शख्स को जिसको ATC के तहत इनको सजाएं हुई, कुछ डिस्क्वालीफाई हुए, तो देखिए ना, एक पार्टी जो पूरा इंतशार फैलाती रही, और ये मुकदमा सिर्फ एक शख्स का या एक जो है शहर का नहीं है, ये रियासत के अगेंस्ट आपके मुकदमे दर्ज हैं। तो जब आपको सजाएं हो गई, आप एक्यूज हैं, तो आपका वन पॉइंट एजेंडा जो है वो सिर्फ इमरान खान की रिहाई है, ना कि इस मुल्क की जो है 25 करोड़ अवाम की फलाह है, और ना इस मुल्क की या इस कौम की और रियासत की सलामती है। तो फिर हम क्या उन पे बात करें? और हमने हमेशा दावत दी है कि आए, ईवान में जो लोग आते हैं मुहज़्ज़िब कौमें, वो बैठ के गुफ्तगू। लेकिन नौशीन साहिबा, एक तरफ तो आप दावत दे रहे हैं, दूसरी जानिब जो है वो गिरफ्तारियां भी अमल में आ रही हैं, फिर PTI इस पर मुश्किलात का शिकार तो होगी। देखें जी, हम जो ये करवा रहे हैं गिरफ्तारियां, ये हम गवर्नमेंट तो नहीं करवा रही ना, ये तो जो है मुल्क के रियासत के खिलाफ इनके 9 मई का वाकया है, 26 नवंबर का वाकया है, उनमें इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप कैसे निकल के सड़कों पे रियासत के खिलाफ जो है बयानबाजी कर सकते हैं, मुल्क के अमलाक को नुकसान पहुंचा सकते हैं? आपको जो सजाएं मिल रही हैं वो आर्मी कोर्ट के ट्रायल कोर्ट के तहत आपको मिल रही हैं, और अगर आप डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं तो ATC के तहत हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं। मैं अलीमा खान साहिबा के जो साहबजादे गिरफ्तार हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं जी बिल्कुल उन्हीं की बात कर रही हूँ कि देखिए, वो एक स्टिक पे डाल के, जिस तरह एक उनके सामने देखा ही है, कर रहे थे, और फिर इतनी उन्होंने बेहुदा गुफ्तगू की और मुल्क को और कौम को एक इंतशार दिलाना और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के खिलाफ इतनी बयानबाजी करना, वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सजाएं, या तो गवर्नमेंट कहे कि हम अपने खिलाफ इनको किसी जलसे में गालियां देने पे तो नहीं कर रहे, रियासत के खिलाफ, अस्करी इदारों के खिलाफ जब आप इस तरह के एक्ट करेंगे तो आपको सजाएं तो वो लाजमी होंगी ना फिर।
ठीक है तैमूर मलिक साहब, ये कहिएगा मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है, पाकिस्तान की बात की जा रही है, मिसागे इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात हो रही है और यही कहा जा रहा है कि मिल बैठकर बात करेंगे तो मामला आपके जो है वो सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं, बगैर बैठे तो मसले हल नहीं होंगे, तो क्या करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जो नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने बात की है, मैं उस पर क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी समझता हूँ। शैला रज़ा साहिबा के साथ तो मैं एक शो पे पहले ये बात कर चुका हूँ कि देखिए, इन्होंने बात की कुछ तकरीरों की या पता नहीं किस चीज़ की कि क्यों अलीमा खान साहिबा के बेटे जो दो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। तो उस पर ज़रूरी है, क्योंकि आपका प्रोग्राम लाइव है, नेशनल टीवी पे है, जी कि शाहरेज खान जो हैं उनके बारे में तो बिल्कुल क्लियर है, सारों को पता है। उनकी बेगम ने भी कल ट्वीट की, उससे पहले हम अदालत में बता चुके हैं कि वो चित्राल में थे और शाहरेज खान तो सियासी आदमी भी नहीं है, उनका पीटीआई से ताल्लुक भी नहीं है। इमरान खान साहब के भांजे जरूर हैं, लेकिन वो एक इंटरनेशनल ट्रायथलीट हैं और उसके अलावा वो एक अपना कारोबार चलाते हैं। तो बिल्कुल उसके बावजूद उनका 8 दिन का रिमांड दे दिया गया, जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया उनके घर से, तो ये सबके सामने है। ठीक है तैमूर साहब। जी तैमूर साहब, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था मुज़ाकरात की दावत के हवाले से। मुज़ाकरात की दावत की जहाँ तक बात है, देखें ये अमल, सियासी अमल तो चलेंगे और चलने चाहिए, लेकिन एक तरफ इमरान खान साहब को बेल मिलती है सुप्रीम कोर्ट से 8 केसेस के अंदर रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की बेसिस पर, जो एक हमने खुशाइन फैसला जिसको करार दिया, थोड़ा सा दिया का के ऊपर अवाम का हौसला जो है वो बहाल हुआ। लेकिन फिर इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो जाहिर है उससे एक इशू तो क्रिएट होता है। सो अगर हालात ऐसे होंगे कि जिसमें मुज़ाकरात हो सके, हुकूमत के साथ बातचीत हो सके, दूसरों के साथ बातचीत हो सके, तो उससे कौन इनकारी है? हम सियासी लोग हैं। बिल्कुल ये बात ठीक नहीं है कि सिर्फ सड़कों की सियासत सारी पार्टी करना चाहती है। इनको भी पता है कि सब मेंबरान पार्लियामेंट भी हैं, इनके साथ मुख्तलिफ कमेटीज में भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल काम करें। हम एक सूबे में पूरी हुकूमत चला रहे हैं, सरप्लस बजट दिया है वहाँ पे जो इस वक्त बैरिस्टर साहब सवाल फिर ये पैदा होता है ना सर, सवाल तो फिर ये पैदा होता है कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? आपकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जमानतें भी हो रही हैं, सजाएं भी हो रही हैं, तो ऑप्शन अगर मुज़ाकरात का आपको पेश किया जाता है कि आए मिल बैठें, बताएं मसले मसाइल, तो उस पर क्या कोई प्रैक्टिकली आप कुछ सोच रहे हैं या करेंगे कुछ? देखिए, अगर सीरियस एफर्ट होगी तो जरूर पार्टी की क़यादत उसको कंसिडर करेगी। ये तो नहीं हो सकता। सर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अंडर ही होम डिपार्टमेंट है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, जो इमरान खान साहब से जो 5 लोगों को मुलाकात का तरीक़ेकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थ्रू एग्री हुआ है उस पर अमल दरामद नहीं करने देते, तो उनकी अंडर ही पंजाब की हुकूमत आती है, उनकी पार्टी की है, जिसने अलीमा खान साहिबा के घर से उनके एक बेटे को गिरफ्तार किया, जिसका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं था। पिछले 26-27 महीने से वो लाहौर में ही मौजूद था और बगैर किसी नोटिस, बगैर किसी चीज़ के उसको उसके बेडरूम से आके ले गए। देखें, ये बातें तो फिर अगर वो मुज़ाकरात की बात करने के साथ अपने हवाले से भी दिखाएंगे, जिसके पास ताकत है, जिसके पास हुकूमत है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की है इस वक्त, तो फिर जरूर बात हो सकेगी, लेकिन उसके बगैर कैसे बात हो सकती? ठीक है, एक और चीज़ पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मैं चाहूँगा शैला साहिबा से सवाल मैं करूँगा इस पर। ये कहिएगा, महमूद खान अचकज़ई को जो नामजद किया गया है पीटीआई की जानिब से, इस पर पीटीआई के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं या क्या इसलिए किया गया कि मफाहमती शायद कोई ऑप्शन होगा फ्यूचर में? जी सुन पा रहे हैं मुझे बैरिस्टर साहब आप? आइन के राय में देखा जाना चाहिए जी, वो उसको लीड कर रहे हैं। वो एक मल्टी पार्टी प्लेटफॉर्म है फॉर द रेस्टोरेशन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। उस तनाजुर में आई थिंक पीटीआई ने ये बड़ा फैसला किया है कि जब वक्त आएगा, अगर उनका होता है कि उनको नामजद किया जाए और अपने से हटकर, पीटीआई ने अपने से हटकर एक बात की है, तो उसको वेलकम किया जाना चाहिए। एक और सूबे से उनका ताल्लुक है, एक और जमात से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के टेबल के ऊपर सरबराही वो कर रहे हैं, तो उस तनाजुर में उनकी नॉमिनेशन की बात हुई है।
ठीक है शैला साहिबा, आप चूँकि सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सियासी वर्कर हैं, चाहूँगा आप इस पर अपनी राय दीजिएगा। आपको लगता है कि इस तरह से वज़ीर-ए-आज़म साहब जो ऑप्शन दे रहे हैं और इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, दावत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की खातिर मिसाक की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि संजीदगी इसमें है और पीटीआई को भी इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए? और जो नामजदगी हुई है महमूद अचकज़ई की, वो शायद इस जानिब इशारा है कि मामलात बेहतर हो सकते हैं, मफाहमत की बात हो सकती है? अच्छा, मैं इन दोनों पे बात करने के साथ साथ, क्योंकि मैं और तैमूर साहब एक प्रोग्राम में और भी थे, तो इस पर बात हो रही थी कि मैं भी ये समझती हूँ कि जो जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत से, जो किसी एक्टिविटी में नहीं है, उनका नहीं होना चाहिए। लेकिन एक ब्रेक हमारे 2 प्रोग्राम मैंने किए, उसके बाद ये आया, तो उस ब्रेक में मैंने देखा, मुझे नाम नहीं मालूम है कि वो कौन से भांजे हैं उनके, लेकिन वो हसन न्याजी के साथ मैंने देखा कि वो गाड़ी पे चढ़े हुए थे और उस 9 मई में वो मौजूद थे। और टीवी पे मैंने देखा कि उनके ऊपर पहले एफआईआर थी और उसी एफआईआर के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, जो जिन पे एफआईआर थी वो तो ठीक है, लेकिन अगर जो दूसरा ये कह रहे हैं कि उनका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है किसी भी तरह का, तो इन बातों को ज़रा हमें देखना चाहिए। अब जो दूसरी बात आई है, देखिए गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा बड़ी संजीदा कोशिश रही है, हम गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, लेकिन एक कोशिश रही है। और जब इसके अलावा भी विद इन द असेंबली जब भी इन्होंने बात की है, कोई भी अपनी सपोर्ट की कि हमें बोलना है, हमें ये करना है, स्पीकर साहब ने भी आउट ऑफ द वे जाके इनको सपोर्ट किया है और इस दफ़ा भी। और मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन बानी पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते और वो पॉलिटिकल पार्टी से बात करना नहीं चाहते। और इस तरह राइट, और नौशीन जो साहिबा, आखिरी बात आपने पूछी वो मैं अचकज़ई वाली, उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि बहुत देर से पहचाना अचकज़ई साहब को बानी पीटीआई ने, वरना एक वक्त तो वो था कि वो गाड़ी पे खड़े होकर चादर ओढ़ के उनकी नकलें उतारा करते थे। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने देर से पहचाना जैसे वज़ीर दाखिला जो थे शेख रशीद, उनको, जिनको वो कहते थे मैं चपरासी ना बनाऊं, तो बहरहाल ये दूसरी दफ़ा उनके साथ हो गया है। तो अच्छी बात है कि पहचान लिया, वो एक मोतबर शख्स हैं और एक सियासी शख्स हैं और तहम्मुल वाले हैं। अच्छी बात है कि अगर उनको लाए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उनकी पार्टी उसे कबूल नहीं करेगी। नौशीन साहिबा, आपको क्या लगता है कि महमूद अचकज़ई एक अच्छा इंतखाब है, मफाहमती बात हो सकती है उनके साथ? अच्छा, मैं पहले अपने भाई जो बैरिस्टर साहब हैं इनका जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने बड़ा मेरे सवाल का जवाब इन्होंने खुद दे दिया कि अगर कोई शख्स जिसके पास पार्टी का ओहदा भी नहीं है, जिस तरह ये हसन की बात कर रहे थे, तो उनको मैंने पहले भी अर्ज की कि पीएमएलएन के खिलाफ जलसों में इश्तिआल अंगेज तकरीरें करने पे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे भाई को ये बात क्लियर होनी चाहिए। और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये बयान किया कि हसन न्याजी का कोई ओहदा नहीं था, वो कोई एमएनए नहीं पीटीआई के, वो कोई एमपीए नहीं है। तो ऐसे इनको मैं याद दहानी के लिए याद कर रहा हूँ कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को जब 9 महीने के लिए गिरफ्तारी जिनकी हुई थी, जिनको इन्होंने जो है पाबंदे सलासल रखा था, तो उनके पास भी तो पार्टी का कोई ओहदा नहीं था। तो महज मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी होने के जो है एवज उनको वो तकलीफ देखनी पड़ी थी। तो अब ये बात जिस तरह भी घुमाएंगे, बात ये है कि ये सब कुछ जब ये करते थे तो वो कानून और आइन के मुताबिक था, और जब इनको सजाएं मिल रही हैं जो कि रियासत के खिलाफ मिल रही हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है। और अगर इनको कुछ लोग जैसे अभी बरी हुए हैं, इनकी बरीयत हुई है, जैसे शाह महमूद कुरैशी की हुई है या और 4-5 लोगों की हुई है, तो हमें कोई एतराज नहीं है, हमारा इसमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। और अब मैं बात करूंगी महमूद अचकज़ई साहब की, तो अभी मेरी बहन शैला रजा साहिबा कह रही थी कि ये दूसरा केस है। शैला साहिबा, परवेज इलाही साहब भी डाकू थे। तो ये केसेस चलते आ रहे हैं कि जब इन्होंने किसी भी पार्टी से या किसी भी शख्स से जो है वो इल्हाक करना है, तो उसकी सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। इनके नजदीक सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम, लेकिन नौशीन साहब तो सारी पार्टीज में होता है ना। नौशीन साहब तो मैं कहता कलाम ये मादर शब्द सारी पॉलिटिकल पार्टीज ही होती हैं। देखिए, मैं आपस में तो माजी में क्या क्या बयान है, लेकिन एकदम से वो मामला सेटल हो जाते हैं। हमें तो कोई एतराज नहीं है
लेकिन बात इनकी कर रही हूँ कि इन्होंने हमेशा पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं या अपनी जमात है उनको सिर्फ बदतमीजी सिखाई है। अब मौलाना साहब के बारे में जो ये गुफ्तगू करते थे, आपको याद होगा जलसों में 126 दिन के धरने में किस सियासी लीडरशिप के खिलाफ इन्होंने नाजेबा गुफ्तगू नहीं की, उनको उनकी नकलें नहीं उतारी या उनके नाम नहीं रखे। तो इनके लिए ये प्रैक्टिस चल रही है। आई होप अब ये इस फैसले पे भी कायम रहेंगे और यू टर्न नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इनकी पार्टी में, अपनी पार्टी में अब कोई इस तरह का बंदा नहीं रह गया जिसको अपोजिशन लीडर बनाना था, तो फिर तो ये अफसोसकुन है इनकी पार्टी के लिए। लेकिन अगर ये अचक महमूद जई साहब, वो जो हैं बड़े सीनियर पार्टी के जो हैं सियासी आदमी हैं और उनकी फैमिली जो है वो बहुत बड़ी एक नाम है, तो आई होप कि अगर इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है, मतलब उनकी पार्टी में सब निकम्मे थे, तो वो अब एक अच्छा शख्स। ठीक है, लेकिन शैलेश साहब को लगता है कि फैसला पार्टी के अंदर कबूल नहीं किया जाएगा। बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कि भारत के हवाले से डिठाई का मुसलसल मुजाहरा किया जा रहा है हमेशा की तरह से। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पीछे क्या मामला हैं, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे अब भारतीय डिठाई के हवाले से, क्योंकि भारत हमेशा की तरह एक बार फिर डिठाई का मुजाहरा कर रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा है जयशंकर, डोनाल्ड ट्रंप पर वो खासी तनकीद कर रहे हैं। आज अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के मामलात जो हैं उसमें हमें किसी की भी कोई सालिसी कबूल नहीं है। भारत हर महाज पर शिकस्त तो खा रहा है। अब क्या बौखलाहट का शिकार है, इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है हामिद खान अल-मशरिकी साहब ने। हामिद साहब, ये कहिएगा कि ये भारत की जानिब से जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि आलमी महाज पर तो भारत हमेशा की तरह हजीमत का सामना करना पड़ा, भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। मुआशी मैदान में भी अमेरिका वाले मामला पे हमने देखा कि टैरिफ के मामले पे भी भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। अब ये जो रवैया सामने हमारे आ रहा है, जिस तरह से तनकीद की जा रही डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और पाकिस्तान के बारे में बात ही कर रहा है कि जो हमें ज़रूरत नहीं किसी के सालसी की, तो क्या चाहता है आखिर भारत? देखिए, बात बड़ी क्लियर है कि पूरी दुनिया ये जानती है कि जो मसला कश्मीर है वो दो एटमी ममालिक के दरमियान फ्लैशिंग पॉइंट है। और अभी जो मई में हुआ और जिस अंदाज में पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा भी किया, भारत को तारीख सा सबक भी सिखाया और दुनिया को एक पैगाम दिया कि मसला कश्मीर हल किए बगैर इस नामुमकिन है। अच्छा, अब बात यह है कि इंडिया का ये जो मौक़िफ़ है कि जी कश्मीर जो है वो दो तरफा मामला है, तो वो ऐसा नहीं है, बाइलैटरल इशू नहीं है, बल्कि अब ये मल्टीलैटरल इशू है। यानी इसके अंदर कई फरीक हैं, कश्मीरी भी इसमें फरीक हैं, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी। और अब मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा हमेशा से फरीक थी, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी भी है कि इस मसले को हल करे। और सदर ट्रंप ने जिस तरह बार बार इस बात का इशारा दिया कि वो सालसी कराने को तैयार हैं, मैं समझता हूँ ये उनकी बड़ी बेहतर कोशिश है। और अब इंडिया इसको माने ना माने, पूरी दुनिया ये जानती है कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो मोदी की जनूनी हुकूमत है, जो अक़लियतों के साथ बदतरीन सलूक कर रही है, इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का केस बड़ा मजबूत है। जयशंकर या मोदी या अजीत डोवल ये जो मर्जी बात करें, क्लियर बात यह है कि अब कश्मीरियों की आज़ादी का वक्त उनके लिए करीब है और पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, यूनाइटेड किंगडम को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर वो नहीं निभाएंगे तो फिर एक बार पाकिस्तान और भारत जो है वो जंग के दहाने पे आएंगे। 3 तास मुआहिदा और मसला कश्मीर, ये दो वो तरीन मामलात हैं जो किसी वक्त भी दोबारा जंग का जो है वो तबल बजा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब दुनिया की जिम्मेदारी है। राइट, मैं चाहूँगा शैलेश साहब आप इस पर अपना मौक़िफ़ दीजिएगा कि आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। शहर क़ायद की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया रॉ का और बड़ी गिरफ्तारी अमल में आई है। दुनिया देख रही है, दुनिया की नज़रें डेफिनेटली इस बड़ी हैपनिंग पे हैं कि भारत हर जगह पर हर महाज पर एक्सपोज हो रहा है। इस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है, इसको हाईलाइट करना बहुत अहम है। मैं बिल्कुल पहले तो 2 जुमले ज़रूर ये कहूँगी कि पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान मुतहम्मिल मिजाज और सब्र से और बड़ी अपनी हिकमत अमली तय करने वाला मुल्क है। और किसी मुल्क का ताकतवर होने का मेयार उसकी बड़ी आबादी, बड़ी फ़ौज और बड़ा रकबा नहीं है। और हमने अपने सब्र, हिम्मत और अपनी बहादुरी से अपने आप को मनवाया है। और मैं ये अंडरस्टैंड करती हूँ कि इतनी वायलेशन ह्यूमन राइट्स की हुई हैं कि अब अगर आंखें बंद करके आप बैठें तो फिर गज़ा ही बन सकता है, गज़ा ही बन सकता है कश्मीर। और दुनिया को ये समझना चाहिए कि जिस दिन
हमने अपनी अखलाकी हदूद पार की, हमारे ऊपर ज़्यादा पानी का या सारा सिलसिला किया गया, तो जैसे कि फील्ड मार्शल ने कहा है कि अगर हमारे पानी को रोका गया तो हम वहाँ जाकर हमला करेंगे। तो एक वक्त आएगा कि ये ना हो कि ये आप मसाइल इतने बढ़ा दें कि पानी के साथ साथ हम कश्मीर भी आज़ाद करा लें। और ये वैसे भी मैं वाकई इसको बायलैटरल नहीं मल्टीलैटरल समझती हूँ, क्योंकि यूएनओ का ये अनफिनिश्ड एजेंडा है और इस तरह की बहुत सारे मामला जो जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की इतनी वायलेशन नहीं थी, चाहे वो साउथ सूडान हो या वो कहते हैं उसको टिमोर, क्या कहते हैं बताएंगे ये हमारे, तो जी हाँ, ईस्ट टिमोर, सारे मसले वहाँ पे हल हुए हैं, जबकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं थी। तो अब वो वक्त आ गया है कि दुनिया को अपना किरदार अदा करना होगा। वहाँ पे पैलेट्स मारे जा रहे हैं, इतनी फ़ौज उतर चुकी है, वहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है। फिर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिस तरह से वहाँ पे किया गया, तो मैं ये समझती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया इसकी तरफ मुतवज्जो। मैं इस पे बिल्कुल दो राय वो नहीं है, और अब इसमें सियासी बातें करूँगी तो फिर ये बात भी आएगी कि ह्यूमन राइट्स की इतनी वायलेशन को देखते हुए, ये सब कुछ करते हुए, एक तो पीपल्स पार्टी की वजह बुनियाद मसला कश्मीर बना, और ये जो इतनी सारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है ये कब से हो रही हैं। आईने पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा इसीलिए एक माकूल वजह ये भी थी कि उसमें बहुत ज़्यादा पहला चैप्टर सबसे बड़ा ही ह्यूमन राइट्स का जो है वो इसी पे ही है। तो रही बात कि भारत को जो है मसला हो रहा है, तो भारत को तो मसला होगा, चाहे जैसे कि भाई ने हमारे कहा कि इकोनॉमिकली भी जो है उन पे टैरिफ जो है वो सब देख रहे हैं कहाँ तक पहुँच गया। तो अपने आप को मनवाना होता है हर मुल्क को, और हम जिस जगह पर आए हैं वो हम अपने आप को मनवाते आए, वरना हमेशा सपोर्ट भारत को ही रही है। तो रही बात ये कि भारत में रह के वलवले उठ रहे हैं, तो वो बहुत सही बात है कि वो, लेकिन आपने शैला साहब आपने सही निशानदेही की है, आपने सही निशानदेही किया कि पाकिस्तान के पास कश्मीर की बात करने के लिए बड़ा सुनहरी मौका है। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान ये बात, इस मसले को इस पर नज़रसानी करवा सकता है, इस पर ध्यान जो है दुनिया का दिला सकता है। ये कहिएगा बैरिस्टर साहब कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी यूनाइटेड नेशन जाएंगे अगले कुछ अरसे के अंदर। आपको क्या लगता है कि वहाँ जाकर कौन कौन से अहम इश्यूज़ हैं जो उनको हाईलाइट करने चाहिए, और ख़ास तौर पे अगर हम कश्मीर की बात करें, बहुत अहम प्लेटफॉर्म है, आलमी फोरम है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के लिए अहम हैं ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। पहले तो मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान का और इंडिया का मुद्दा है उस पर पूरी कौम मुत्तहिद है। जो पाकिस्तान की ना सिर्फ जंगी बल्कि मीडिया पे और मॉरल विक्ट्री भी हुई इंडिया के ख़िलाफ़, वो हम सब के लिए अहम है। अब आगे उसके ऊपर क्या होता है, ये कश्मीर का मसला जो है इसको कैसे हल किया जा सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी का जो एक मसला है वो कहीं चला नहीं गया। पाकिस्तान के लिए खुशाइंद उसमें कुछ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के इनिशियल फैसले आए हैं और उन पे मज़ीद हमें आगे जाने की ज़रूरत है। तो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हमें इन सब चीज़ों को बात करने की ज़रूरत है। फिर उससे बढ़कर आजकल का जो हमारा मसला है वो क्लाइमेट चेंज का है। वो अब आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त फ्लडिंग की सूरत हाल है, लैंडस्लाइड्स हैं, और ये मामलात हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। दुनिया जो है वो पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के हिसाब से ग्राउंड ज़ीरो कहती है, बिकॉज दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स जो हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, और उनकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनके मेल्ट करने की वजह से हमारे जो पहाड़ी इलाकों के करीब इलाके हैं वो भी और बाकी इलाकों में बहुत इसका अगले आने वाले सालों में बहुत हाई रिस्क है। तो यहाँ क्लाइमेट चेंज फंड की भी बात हुई, बाकी भी चीज़ें डिस्कस हुई इंटरनेशनल पार्टीज़ के साथ। तो जो भी पाकिस्तान की तरफ से जाए हमारा एक परमानेंट मुद्दा। ठीक है नौशीन साहिबा, जो ये निशानदेही कर रहे हैं बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं, आप इससे एग्री करती हैं? उनको जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन में जाके, एक तो भारतीय जाहिरियत को एक्सपोज करना चाहिए, कश्मीर की बात करनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज की बात करनी चाहिए? देखें, करनी चाहिए। मैं तो कहूँगी कि जो पाकिस्तान को सफारतकारी में अब जो एक नुमाया पोजीशन हासिल हुई है, इसमें सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, और साथ साथ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को। और पूरी दुनिया ने देखा है कि जंग जीतने के बाद इस खित्ते की जो हालात हैं वो बहुत तब्दीलियाँ भी इनमें आई हैं, और
जब हमारे अब ये फतह के बाद से जो इंडिया को तकलीफ है और इंडिया जो है वो तन तनहा मोदी साहब रह चुके हैं और मेरा हाल है न्यू दिल्ली से लेके और वाइट हाउस तक बिल्कुल कॉर्नर है वो, ना चाइना उनके साथ है ना उनको बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है और यूएस ने तो आपको पता पहले ही उनसे हाथ उठा लिए हैं। तो जिस तरह फील्ड मार्शल को बुलाया गया और इतनी इज्जत से नवाजा गया, उनको लंच दिया गया व्हाइट हाउस में, तो ये हम सब के लिए बड़े ऑनर की बात है। और बिल्कुल जी हमें प्लीज करना चाहिए, हमारे जो मसाइल हैं, हमारे जो मुल्क में जो जिन हालात की वजह से हम इफेक्ट कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि हमने जो जंग जीती है और पाकिस्तान ने जो अपनी सिफारती, तिजारती, मुआशी और सियासी हालात में अब हम बेहतरी की तरफ गामजन हैं, तो उसमें हमें अपना केस बिल्कुल ट्रीट करना चाहिए। और ये जो मेरे भाई बात कर रहे थे कि ये जो ग्लोबल चेंज में पाकिस्तान का किरदार बिल्कुल 0.6 है, जो कि ना होने के बराबर है, और हमें इस तरह की फंडिंग भी मिलनी चाहिए और हमारे लोगों को अगर अवेयरनेस कैंपेन्स भी देनी चाहिए और हमें अगर ये चीज़ें सीखनी है तो बिल्कुल अपना केस हमें आलमी दुनिया के सामने रखना होगा। और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पहले भी ये बात की है और उन्होंने, और मैं इसमें ज़रूर मुबारकबाद दूंगी बिलावल भुट्टो साहब को, चेयरमैन पीपीपी को, कि उन्होंने भी पाकिस्तान का केस जो है वो बैनुल अवामी सतह पे बहुत अच्छी तरीके से रखा और पेश किया। तो ये इसकी ज़रूरत भी है और ये वक्त की ज़रूरत। बिल्कुल, उनका दौरा अमेरिका खासा कामयाब रहा, बड़ी अहम वहाँ पर कामयाबियां मिली, बड़े सफारती महाज पाकिस्तान की, इस पर बात करेंगे। और इसहाक डार साहब का दौरा बांग्लादेश कितना अहमियत का हामिल है उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे इसहाक डार साहब, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा, 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश में, बहुत सारी अहम मुलाकातें वहाँ पर उन्होंने की हैं, बहुत सारी अहम मुलाकातें उनकी स्केड्यूल होंगी। कितना अहमियत का ये दौरा हामिल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट हैं हामिद खान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। लंदन से आप हमारे साथ हैं, वहाँ पर मौसम हम देख रहे हैं कि दिन का इस वक्त वहाँ पर समा है। ये कहिएगा सर कि इसहाक डार साहब का जो दौरा है वो कितनी अहमियत का हामिल है, और ये भी वाजे करें कि ये 13 बरस क्यों लग गए, क्योंकि 13 साल बाद कोई वज़ीर ख़ारजा जो दौरा कर रहा है बांग्लादेश का, इसकी अहमियत के हवाले से बताइएगा, मौशी लिहाज से भी, सफारती एतबार से भी। देखिए अली, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने 13 साल वाली बात कही, तो उसका बड़ा सादा सा जवाब है कि उस पिछले 13 साल में जो 12 साल थी वो हसीना वाजिद की एक कठपुतली हुकूमत थी, जो कि एक तरह से मोदी के इशारों पे नाच रही थी। और उसकी वजह से हमने देखा कि बांग्लादेश में खुद अवाम पे बड़ा जुल्म किया गया, जमात इस्लामी के हवाले से, पाकिस्तान से नफरत के हवाले से। और सबसे बड़ी बात यह कि खुद बांग्लादेश की अवाम को ऐसा एहसास होने लगा जैसे वो कोई इंडिया की तुफैली रियासत बन गए हैं, इतना ज्यादा मोदी के जेर असर आ गए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि यूनुस साहब की, प्रेसिडेंट यूनुस की गवर्नमेंट के बाद और जिस तरह ये इनकलाब आया, इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि खुद बांग्लादेश के अंदर ये एहसास वाज़े तौर पर नजर आया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश वो के अलहदा तो हो गए, लेकिन ये 2 भाई थे, 2 भाई हैं और भाई ही रहेंगे। और उसके हवाले से जितने भी पाकिस्तान के बायलैटरल मामलात हैं वो बड़ी तेजी से, खुश असलूबी से हल हो रहे हैं, चाहे वो तजारत के हवाले से हो, बिहारियों के हवाले से हो, चाहे वीज़ा के मामलात हों और बाहमी दिफा के हवाले से हों। आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर एक तरह से सफ़े मातम बिछी होती है जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो एक्सट्रीमली सीनियर आर्मी ऑफिशियल हैं उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं। पाकिस्तान के सफारती सतह पर ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का दौरा हो या उससे पहले के ताल्लुकात हो, ये बड़ा सिग्निफिकेंट, इससे एक खित्ते में पैगाम जा रहा है कि वो भारत जो पाकिस्तान को तनहा करना चाह रहा था, आज खुद अपने हमसायों से तनहा हो गया है। और पाकिस्तान की सफारती कामयाबी भी है, पाकिस्तान की वो जो नेचुरल ताल्लुकात और दोस्ती थी पूरे दोनों मुल्कों के अवाम में, वो अब मजीद मजबूत होती नजर आ रही है। और देखिएगा कि इसमें तजारती तौर पर बायलैटरल एग्रीमेंट्स की बात हो गई है, उसके बाद वीज़ा की रिलैक्सेशन की बात हो गई है, उसके बाद जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि वो जो इंडिया का प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान के और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बांग्लादेश में, वो मुकम्मल तौर पर दम तोड़ गया है। और आज बात हो रही है वहाँ पर कि जी जो मुक्ति बहानी और जो इंडिया ने किया उसकी वजह से खुद बांग्लादेश को कितना नुकसान हुआ पिछले 50 साल में।
और किस अंदाज में उन्होंने बिल्कुल सर, ठीक है। पाकिस्तान के लिए सफारती महाज पर एक बड़ी अचीवमेंट है। शैला साहिबा, ये कहिएगा कि हमने देखा कि चाइना के वजीर खारजा भी पाकिस्तान आते हैं और बड़े अच्छे यहाँ पर ख्यालात का इजहार करके जाते हैं, दोस्ती की बात करते हैं, सीपैक की बात करते हैं, मौशी एतबार से आगे बढ़ने की बात करते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो अमरीकी वजीर खारजा है मार्को रूबियो, वो भी एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आपको लगता है कि ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं, एक तो ये राइवल्स हैं, इनके पुराने मुआशी अहदाफ जो हैं उन पे मसले मसाइल हमने देखे हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इसको बैलेंस कर सकता है दोनों के साथ ताल्लुकात को? जी देखें, पूरी दुनिया में माशी चेंजेस ने जो है उनके ख़यालात में तब्दीली लाए हैं और वक्त के साथ लोगों को ये एहसास होता जा रहा है कि अमन ही वो ताकत है जिससे वो सब आगे बढ़ सकते हैं। और बिल्कुल पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर भी रहा है। और ये जो भारत और बांग्लादेश का गठजोड़ जो मोदी दौर में ही सामने आया कि किस तरह फॉल ऑफ ढाका में जो है वो भारत की सपोर्ट मुजीबुर रहमान को शामिल थी, हासिल थी, और उसके ज़ोर पर जो है मुक्ति बाहिनी और ये जो खेल खेला गया। और जब अब हसीना जो है वो मोदी को प्यारी हो चुकी हैं तो बहुत ज़्यादा जो एक अवामी तब्दीली है उसमें जो है हमने देखा कि मार्का हक़ में भी हमें बांग्लादेश का एक स्टांस नज़र आया। और मुझे उम्मीद है और यकीन है कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान के साथ वो सारे ममालिक जो अतराफ़ में हैं, जो कि भारत जिनको अपनी सेटेलाइट के तौर पे इस्तेमाल करता था, वो हमारे साथ होंगे और भारत तन्हा है और मज़ीद होता जाएगा। और उसकी जो एक अंदर की रऊनत थी वो उसे खा गई है। और रही बात चीन की, तो चीन के साथ तो जो हमारी दोस्ती है, जो चीन जिस तरह से अपने आप को ताकत मनवा चुका है कि अगर आप कल की हेडलाइंस भी आप देखेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका जो है अपने डिफेंस बजट को किस तरह से बढ़ाने का मुतालबा वहाँ पे आया है ब्लूमबर्ग में, और उसमें सब रिपोर्ट हुआ है वो। तो हमारी चीन से दोस्ती बेमिसाल है, लाजवाल है, इंशाल्लाह रहेगी। राइट। बैरिस्टर साहब, हसीना और मोदी का गठजोड़ तो है वो तो अब बेनकाब हो गया है, एक्सपोज हो गया है। सफारती वहाँ से अच्छी खबरें आ रही हैं, चाइना पाकिस्तान आ रहा है, अमेरिका पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान अमेरिका जा रहा है, बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं। आपको लगता है पाकिस्तान के लिए ये विन विन है? देखें, पाकिस्तान ने मार्का हक के बाद ख़ासतौर पर जो सिफारती कामयाबियाँ मिली हैं पाकिस्तान के हर शहरी के लिए अहम है। और वो सिर्फ किसी सिफारती या हुकूमती कोशिशों की वजह से नहीं है, वो एक जो इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है पाकिस्तान की रीजनल स्ट्रेंथ का, मिलिट्री स्ट्रेंथ का, पाकिस्तान की रेजिलियंस का, वो उसकी भी वजह है और हमें उसका बिल्कुल बेनिफिट लेना चाहिए इस वक्त। सो हमें जो जो ताकतें हैं उनके साथ, रीजनल ताकतें हों, सुपर पावर्स इंटरनेशनल हों, बिल्कुल उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन में देयर आर नो फ्रेंडशिप्स, देयर ओनली इंटरेस्ट। तो वो भी अपने इंटरेस्ट में कर रहे हैं, हम भी अपने इंटरेस्ट में कर रहे हैं। लेकिन पहले हम शायद एक लेवल पे नहीं थे, अब हमें कुछ इज़्ज़त दी जा रही है, हमें उस इज़्ज़त का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और कुछ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिलेशनशिप्स जिस तरह हमारी चाइना के साथ है उस तरह डेवलप करनी चाहिए। तो देखते हैं अगले महीनों में मज़ीद क्या होता है। बहरहाल एज लॉन्ग एज पाकिस्तान स्टिक्स टू इट्स पॉइंट्स, अपने फंडामेंटल इश्यूज़ के ऊपर, अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर बिल्कुल खड़ा रहे, तो सब मुल्कों से बात करने में कोई वो बात नहीं है। और बांग्लादेश के साथ भी हमें अपने ताल्लुकात और से और बेहतर करने चाहिए। बहरहाल वो एक साबिक पाकिस्तान का हिस्सा है और उसको हमें मजबूत तरीके से आगे लेके जाना चाहिए। ठीक है नौशीन साहिबा, पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म सोचना होगा, सस्टेनेबल प्लान सोचने होंगे पाकिस्तान को। बिल्कुल जी, सोचने हैं और पाकिस्तान उसकी तरफ गामजन भी है। अभी आप बात कर रहे थे जो बांग्लादेश का दौरा है, मेरा तो ख्याल है कि 1971 के बाद ये कामयाब दौरा है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है ये मामला तय पा रहे हैं और रवाबित जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये 2012 में शैला रज़ा साहबा को याद होगा कि हिना रब्बानी खर साहब ने जो है बांग्लादेश विजिट किया था और उसके बाद अब हमारे वज़ीर जो तिजारत हैं और हमारे डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे इसाक डार साहब, वो गए हैं। और बड़ी अभी हमने ये न्यूज़ पाकिस्तान को, बल्कि बड़ी ये अच्छी एक न्यूज़ थी पाकिस्तान के लिए कि हमारे जो ऑफिशियल पासपोर्ट जो हैं होल्डर्स, उनको उन्होंने वीज़ा एग्जाम कर दिया है और जो पहले 5 साल तक की जिसकी लिमिट थी, अब वो उन्होंने कहा कि जी वो वीज़े के बगैर आ सकते हैं। तो देखें ना जी, सिफारतकारी जब बेहतर होगी, सस्टेनेबल गोल्स हमारे तब अजीब होंगे जब इंटरनेशनल मार्केट का हम पे एतमाद जो है वो बहाल होगा। जैसे चाइना का, टर्की का, वो लोग आएंगे बैरून मुल्क से हमारे यहाँ पे आके
जो हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जब फॉरेन एक्सचेंज आपकी बेहतर होती है और आपकी जो है इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत से ऐसे मौके जो हैं वो आपके पास आएंगे जहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट बेहतर होगी, आपकी करेंसी इंप्रूव होगी। तो ये सारी चीज़ें तो चलनी हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले इस मुल्क की सलामती की बहुत ज़रूरी है, जो सबसे पहला जो है फैक्टर है। और अगर इसी तरह ही आप सड़कों पे आके इंतशार फैलाते रहेंगे और लोगों को जो है मुल्क के खिलाफ उकसाएंगे, तो जो टाइम हमें एक वक्त बेहतरी के लिए इस मुल्क में मिला है और वेवान में बैठ के हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और दुनिया को हम मार्का हक के बाहर ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान इंतहाई दिफाई तौर पे भी एक मजबूत मुल्क है और इंशाल्लाह मौशी तौर पे भी हम जो है वो मजबूत उजागर होंगे। पाकिस्तान को अपने इंटरनल इश्यूज एड्रेस करने होंगे, पाकिस्तान से सुनहरी मौका है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्लान सोचने होंगे। चाइना के एफएम पाकिस्तान आते हैं, अमेरिका के एफएम पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश में है, बहुत सारी अहम कामयाबियाँ मिल रही हैं, लेकिन हमें अपने जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल रिफ्ट्स हैं, उसको दूर करना होगा और पाकिस्तान का सोचना होगा, पाकिस्तान की मईशत का सोचना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मैं चाहूँगा मैं शुक्रिया अदा करूँ शैला साहिबा का। शैला रज़ा साहब हमारे साथ ही, इसके साथ साथ बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, और हामिद खान मशरकी साहब लंदन से हमारे साथ थे, नौशीन इफ्तिखार साहब हमारे साथ ही, आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।